Hello students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. I am Gauri Jadon, your commerce educator. Students, today we are going to have a quick revision for your chapter number 5, that is organizing, the second function of management. लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता देती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. वी टॉक अबाउट CBSE, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th एंड वी ऑल्सो हैव हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक. वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम फॉलो करते हैं वो है हमारे पास MP बोर्ड, UP बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड. तो सारे बोर्ड्स की क्लास आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, तो आपको बिल्कुल बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पर. क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन क्विकली बिकॉज वी हैव लॉट टू कवर. नाउ स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजिंग की जब हम बात करते हैं, पहला होता है मेरे पास प्लानिंग. प्लानिंग का मतलब क्या होता है? डिसाइडिंग एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू. हम लोग तरीके से जो ब्रिज है ना, कि अभी अब हम कहाँ हैं, हम कहाँ पहुँचना चाह रहे हैं, उसके बीच में हम गैप को फिल करना चाहते हैं. सो प्लानिंग हमें हेल्प करता है कि आगे का सोचने के लिए कि वे वी वॉन्ट टू रीच, राइट. सो दैट इज प्लानिंग. अब मैंने जब प्लानिंग वाला फेस कर लिया, पहला फंक्शन हो गया है. सेकेंड फंक्शन क्या होता है मेरे पास? प्लानिंग के बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग. तो आज हम उसको वही डिस्कस करेंगे. जब हम ऑर्गेनाइज करने की बात करते हैं, बेसिकली इसमें कुछ चीज़ें क्या आएंगी, हम उसको रिवाइज करेंगे. ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज एंड एस्टैब्लिशिंग एन अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप अमंग देम. It can also be defined as a process that initiates implementation of plans by clarifying jobs and working relationships and effectively deploying resources for attainment of identified and desired results. So basically organizing एक ऐसा function है जहाँ पे अब हम बोल सकते हैं हमारा काम होना शुरू हो जाएगा. We will start with the assignment of the duties. सबसे पहले जो ड्यूटीज़ है, जो सिमिलर ड्यूटीज़ है उनको साथ में रखिए, जो ड्यूटीज़ अलग हैं उनको दूसरे डिपार्टमेंट में रखो. उसके बाद आप अलग अलग लोगों को ड्यूटीज़ बांटना शुरू करोगे. जब ड्यूटीज़ बांटना शुरू करेंगे तभी तो हमारे पास स्टाफिंग फंक्शन के बारे में पता चलेगा. स्टाफिंग फंक्शन हम देखते ना कि हमें कितने लोग की ज़रूरत है, कितने लोग हैं, वो कहाँ से पता चलता है? बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. बिकॉज जब हम ऑर्गेनाइज करना शुरू करते हैं हमें समझ में आता है कि वर्कलोड ज़्यादा है कि वर्कलोड कम है, ज़्यादा लोग हैं कि कम लोग हैं, उस हिसाब से स्टाफिंग की रिक्वायरमेंट आती है. सो अगर हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, बहुत ही सिंपल है. पहला क्या है? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. सबसे पहले आइडेंटिफाई करो काम कितना है और उस काम को डिवाइड कर दो. सेकेंड चीज़ क्या आ जाएगी? डिपार्टमेंटलाइजेशन. अभी मैंने आपको बताया कि अगर सिमिलर एक्टिविटीज़ हैं उनको एक डिपार्टमेंट में डाल दीजिए और दूसरी एक्टिविटीज़ को उनके डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली हमें सिमिलर तरीके से ग्रुप करना है. सो डिपार्टमेंटलाइजेशन मीन्स ग्रुपिंग टुगेदर द एक्टिविटीज़ दोज विच आर सिमिलर इन नेचर. It facilitates specialization and the grouping process is called departmentalization. इसको थोड़ा importance दे दें, थोड़ा लाइफ में आने के chances हैं. Take a screenshot. Done? समझ गए इस चीज़ को? So पहला क्या है? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क एंड सेकेंड मेरे पास आ जाएगा डिपार्टमेंट्स में बांटना. थर्ड जो मेरे पास आएगा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़. तो सबसे पहले मैंने वर्क देखा, कितना काम है उसको डिवाइड करना शुरू किया. उसके लिए मैंने देखा अलग अलग डिपार्टमेंट्स में लोग बांटे. उसके बाद मैं सबको अलग अलग जो डिफरेंट जॉब पोजीशन है कि आप प्रेसिडेंट रहेंगे, है ना, इस टीम के आप हेड रहेंगे, आप सुपरवाइजर रहेंगे, आपको डिफरेंट जॉब पोजीशन एंड ड्यूटीज असाइन करना शुरू कर दूंगी. एंड लास्ट में वी विल एस्टैब्लिश एन अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप कि आपके हेड है, जो भी काम है आप इनको बताएंगे, है ना, आप ही इनको सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करेंगे. सो आफ्टर एलोकेटिंग द वर्क बाय द अथॉरिटीज, ईच इंडिविजुअल शुड नो हु ही हैज़ टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम और किसको उनको अपना आंसरेबिलिटी रखनी है. तो अगर एक एम्प्लॉय को यही नहीं पता कि उसका बॉस कौन है, उसको किसको जवाब देना है, किससे उनको डाउट्स पूछने हैं, तो जो एम्प्लॉय वो तो क्लूलेस घूमता रहेगा. सो ऑर्गेनाइजिंग में मैं ये चाहना एक तरीके से ये रहता है, हमें एस्टैब्लिश क्या करना है कि अथॉरिटी किसके पास है, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा, कौन किससे बात करेगा, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, कौन किसका जूनियर है, कौन किसका सीनियर है, ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं. क्लियर? नेक्स्ट वी हैव सबसे इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं. किसके बारे में पढ़ते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. सी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बेसिकली ये डिसाइड करता है कि नेटवर्क ऑफ जॉब्स एंड जॉब पोजीशंस क्या हैं, किस तरीके का रिपोर्टिंग एंड अथॉरिटी रिलेशनशिप है. सो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या डिटरमाइन करता है स्टूडेंट्स, कि क्या है हमारे पास, किसके पास अथॉरिटी, कौन इसको कितना रिपोर्ट करेगा. ठीक है. अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की लोग कैसे डिवाइडेड हैं, काम कैसे डिवाइडेड हैं, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं. सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास टाइप है वो है हमारे पास फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर. फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या आता है? फंक्शंस आते हैं. तो समझ जाना, डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस.
सो डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। सो जब ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्ट्स में डील नहीं करते, एक सिंगल प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, लिमिटेड प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं, तो उस केस में वो एक ही टीम डिसाइड करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बांट दिया कि हमारा HR डिपार्टमेंट अलग है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग है। तो यहाँ पे मैं फंक्शन के बेसिस पे चीज़ों को डिवाइड कर रही हूँ। तो जब मैं फंक्शन के बेसिस पे चीज़ों को डिवाइड करती हूँ तो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन बढ़ जाता है। यहाँ पे दिक्कत ही होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि HR डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो आप किसको रिस्पॉन्सिबल मानोगे। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, एज ईच फंक्शनल मैनेजर हैज़ टू रिपोर्ट टू द टॉप मैनेजमेंट। ये इकोनॉमिकल ज़रूर है लेकिन डिफिकल्ट फॉर अ मल्टी प्रोडक्ट कंपनी। तो जैसे कि आप ये मान लीजिए फंक्शनल स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा कि एक हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर है सपोज, एंड उसके डिफरेंट फंक्शंस यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। एक HR डिपार्टमेंट है, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एक सेल्स डिपार्टमेंट है, एक परचेज डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पे सेम फंक्शंस को साथ में रख दिया गया है। वहीं पे डिविजनल स्ट्रक्चर क्या कहता है, डिविजनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स के बेसिस पे जब मैं डिफ्रेंसिएशन करती हूँ। ऐसी बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो एक नहीं बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डील करती हैं, तो उनका डिवीजन कैसे पॉसिबल होता है, तो वो क्या करते हैं, ठीक है अगर मेरे पास डिफरेंट रेंज है तो फुटवेयर को मैं अलग कर दूंगी, क्लोथिंग को मैं अलग कर दूंगी, कॉस्मेटिक्स को मैं अलग कर दूंगी। फिर इनकी अलग अलग टीम हो सकती है, HR मार्केटिंग परचेज, HR मार्केटिंग सेल्स, HR मार्केटिंग परचेज, तो ऐसे अलग अलग टीम हो सकती है। तो मेरे पास डिविजनल स्ट्रक्चर पे आएगा। तो जब फंक्शन के बेसिस पर डिवाइड करती हूँ तो वो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है, जब मैं प्रोडक्ट के बेसिस पर डिवाइड करती हूँ तो वो डिविजनल होता है। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं। अब यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि अब मेरा कॉस्मेटिक ब्रांड अच्छे से नहीं चल रहा, तो मुझे क्लियर हो जाता है कि कॉस्मेटिक ब्रांड नहीं चल रहा, तो मैं कॉस्मेटिक वालों को ब्लेम कर सकती हूँ कि आपकी कंपनी अच्छे से काम नहीं कर रही। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना इजी हो जाता है एंड प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन बढ़ता है, खर्चा भी ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी हैं तो आप हमेशा डिविजनल स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ेंगे। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। डन। नेक्स्ट जो मेरे पास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आता है वो हमें डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत पड़ती है कि मेरा फॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है और मेरा इनफॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है। सो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जा रहा है, बहुत रिस्ट्रिक्टेड चीज़ें हैं, आपको टू द योर कॉन्ट्रैक्ट, टू योर एम्प्लॉयबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही वर्क करना है, पूरा फॉर्मल स्ट्रक्चर है। सो मतलब यहाँ पे अथॉरिटी और अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशन डेलिबरेटली क्रिएट किया जाता है कि ये आपके सुपीरियर हैं, आपको इन्हीं की सुननी है। लेकिन दोस्ती तो यार किसी से भी हो सकती है ना, अगर हमें किसी से बात करना है, वो तो किसी से भी हमें मन कर रहा है तो ठीक है वी कैन इंटरेक्ट। तो ये क्या है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। आप किसी को भी अपना बॉस नहीं बना सकते, है ना, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। वो तो तय है, आपको बताया गया कि ये आपके बॉस है, आपको इन्हीं को रिपोर्ट करना है, तो वो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन अगर मुझे किसी को दोस्त बनाना है, वो तो मैं ये देख के नहीं करूँगी, वो तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो ये डेलिब्रेट एफर्ट नहीं होता, ये खुद से जो दोस्ती हो जाए, राइट। सो दैट इज़ वाई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स जहाँ पे अथॉरिटी रिलेशनशिप मेंटेन रहता है एंड अराइजेस अ रिजल्ट ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस। कैसे बनता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, कैसे बनेगा, जो कंपनी ने डिसाइड करके दिया है। नाउ arises by virtue of position in the management, it is directed by rules, communication takes place through a formal communication chain, जिसको हम लोग स्केलर चेन पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, फ्यूल के उसमें हमने स्केलर चेन के बारे में पढ़ रखा है। ठीक, क्लियर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिजिडिटी रहती है और मैनेजमेंट लीडर्स रहते हैं, मैनेजर्स ही हर चीज़ को नोटिस करते हैं, देखते हैं, संभालते हैं। तो ये मेरा पूरा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर। तो ये हो गया कंपनी की रूल बुक। नेक्स्ट जो मेरे पास आता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें क्या रहेगा, द नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप अराइजिंग आउट ऑफ इंटरेक्शन अमंग एम्प्लॉइज। ये एक सोशल रिलेशनशिप है कि लोगों ने एक दूसरे से इंटरेक्ट किया, दोस्ती हो गई। क्या पता है HR डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, या वहाँ पे सारे एक दूसरे को जानते हैं। तो यहाँ पे किसी ने उनको बोला नहीं दोस्ती करने के लिए कि वो आपके हेड है, आप उनसे बात करिए, वो अपने आप जेन्युइनली सोशल रिलेशन या एक बॉन्ड बन गया, राइट। तो ये क्या होता है, सोशल इंट्रैक्शन का रिजल्ट होता है, ये पर्सनल क्वालिटीज़ की वजह से बनता है। ऐसा कोई प्रॉपर रूल बुक नहीं कि आपको ऐसे ही रहना है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहता है। तो यहाँ पे मैनेजर्स का कोई रोल नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। समझे इस चीज़ को, टेक अ स्क्रीनशॉट। क्लियर। तो हमें यहाँ पे क्या समझना है कि जब हम लोग ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन की बात कर रहे हैं, पहला जो पॉइंट हमें यहाँ पे ध्यान रखना है स्टूडेंट्स
कि हमारा प्रोसेस क्या होता है। पहला है मेरे पास आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, थर्ड है मेरे पास सेकंड है मेरे पास डिपार्टमेंटलाइजेशन, थर्ड असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज हो जाएगा, एंड फोर्थ मेरे पास हो जाएगा एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। उसके बाद आपसे पूछेंगे कि ऑर्गेनाइजिंग के क्या फंक्शंस होते हैं, फंक्शनल होता है, डिविजनल होता है। तो यहाँ पे आपको उसकी क्वालिटीज़ भी दिख रही हैं, उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी दिख रहे हैं, तो आपको उसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स दोनों पढ़ के जाने हैं, ठीक है। अब जैसे कि कई बार एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि स्केलर चेन किस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में चलता है, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में चलेगा। अगर मैं बोल रही हूँ सबसे ज़्यादा रूमर्स कहाँ फैलती हैं, सबसे ज़्यादा रूमर्स कहाँ फैलती हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में फैलती हैं, राइट। तो आपको ऑर्गेनाइजिंग का पूरा आपको प्रोसेस याद होना चाहिए, प्लस ये दो डिफरेंट टाइप्स आपको याद होने चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, हमें एक अथॉरिटी, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है। So we want to establish an authority and reporting establishment. अपन को याद रखना है formal informal organization structure, plus we have to remember the functional and your divisional structure as well. ये बहुत important है, इसको बिल्कुल भी skip नहीं करना है। क्या मुझे इतनी बात समझ आ रही है सभी की? Okay. नेक्स्ट है मेरे पास सेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि पूरी की पूरी जो अथॉरिटी है, डिसीजन मेकिंग पावर है, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट ने अपने पास रख ली। एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब रहता है जब टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो जब मैं बात कर रही हूँ सेंट्रलाइजेशन मतलब पूरी पावर अपने पास रखना, एंड डेलीगेशन का मतलब होता है पावर को बांटना। लेकिन डेलीगेशन के तीन हमारे पास एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जल्दी से बता देते हैं। सबसे पहले हमारे पास है अथॉरिटी, देन वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देन वी हैव अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी के इक्वल होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अथॉरिटी का मतलब क्या रहता है, इट इज़ राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू टेक डिसीजंस, राइट टू, और या बोल सकते हैं पावर टू टेक डिसीजंस। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू डू समथिंग। हम बोलते हैं ना, इट इज स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम, यानी आपकी जिम्मेदारी है कि आपको अपना काम टाइम पे करना चाहिए। So this is a responsibility and obligation to do so. Accountability का मतलब होता है delegation of authority undoubtedly empowers an employee to act for his superior, but the superior would still be accountable for outcome. अगर मैं आपकी सपोज क्लास टीचर हूँ, मैंने आपको बोल दिया, सपोज आई हैव टोल्ड माई कैप्टन कि जो भी मेरे क्लास का वो कैप्टन है या मॉनिटर है कि आपको अटेंडेंस लेनी है। इन केस वो अटेंडेंस लेना भूल गया या वो रजिस्टर भूल गया, रजिस्टर से घूम गया, तो मैं ये नहीं बोल सकती मैनेजमेंट को कि मैंने उसको अटेंडेंस लेने के लिए बोला था, उसने घुमा दिया तो आप उसको डांटो। आई एम अकाउंटेबल फॉर इट। मैंने अपना टास्क डेलीगेट किया, मैंने उसको बोला कि आप प्लीज़ मेरे लिए अटेंडेंस ले लीजिए, लेकिन जिम्मेदारी फिर भी मेरी बनती है, तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। तो जस्ट बिकॉज अगर आपने मुझे काम दे दिया है, मैं काम कर रही हूँ, लेकिन ऑफकोर्स जो मेन अथॉरिटी है वो हमेशा अकाउंटेबल रहेगा अपने काम को लेके। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है तीनों के बीच में डिफरेंस, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है कमांड, या आप ये बोल सकते हो राइट टू टेक कमांड्स, राइट टू टेक ऑर्डर्स, एक डिसीजन मेकिंग पावर आपको देखने को मिलेगा। तो अथॉरिटी को हम लोग डेलीगेट कर सकते हैं। देखो डेलीगेशन का मतलब होता है डिवीजन ऑफ टास्क, डिवीजन ऑफ अथॉरिटी, कि आप अपना काम बांट रहे हो, अपने सुपीरियर जो है अपना सबॉर्डिनेट को अपना काम बांट सकता है ना, तो वो होता है डेलीगेशन। तो अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकते हैं। फॉर्मल पोजीशन से आता है, मतलब अगर एक टीचर एक बच्चे को बोल रहा है तो बच्चे को तो करना पड़ेगा। ये डाउनवर्ड चलता है फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट, फ्रॉम टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट टू लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू डू समथिंग। सबॉर्डिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो भी उसको टास्क मिला है उसको कंप्लीट करना चाहिए। तो हम उसको पूरा डेलीगेट नहीं कर सकते, हम पूरा चीज़ थोप नहीं सकते ना किसी पे, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी तो मेरी रहेगी। सो राइज फ्रॉम द डेलीगेटेड अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम अपवर्ड, फ्रॉम सबॉर्डिनेट टू। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे होगी, ये एक सबॉर्डिनेट की, या हम ये बोल सकते हैं लोअर लेवल से अपर लेवल तक चलेगी, कि एक स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक टीचर के साथ रिस्पेक्टफुली रहे, एक स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो अपना काम कंप्लीट करके टीचर को दे, तो इट इज स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टूडेंट की तरफ से वो आएगा। डिमांड करने की पावर कहाँ से आएगी, अथॉरिटी के पास से आएगी।
नेक्स्ट है मेरे पास अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि मैंने भले ही काम आपको दे दिया है, किसी अपने जूनियर को दे दिया है, अपने स्टूडेंट को दे दिया, लेकिन फिर भी अकाउंटेबल मैं रहूंगी, तो ये कैन नॉट बी डेलीगेटेड एट ऑल। अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं हो सकती। मैं नहीं बोल सकती कि मेरे क्लास के मॉनिटर से गलती हो गई तो आप उसको डांट मारो, मुझे मत बोलो कुछ, ऐसा नहीं है, बिकॉज इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ माई अकाउंटेबिलिटी। ये कभी भी डेलीगेट नहीं होती है एंड इट फ्लोज अपवर्ड फ्रॉम सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर। सेम इसकी जैसे, दैट इज योर सबॉर्डिनेट टू अपर या टॉप। क्लियर? ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेलीगेशन क्या है, अथॉरिटी डेलीगेट हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक तरीके से थोड़ा बहुत डेलीगेट हो सकता है, एंटायरली नहीं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी तो बिल्कुल डेलीगेट नहीं हो सकती। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। डन। अब जो डिफरेंस आता है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। सी, डेलीगेशन में से दो पार्टीज इन्वॉल्व रहती हैं, एक रहता है हमारा सीनियर, एक रहता है जूनियर, मतलब या सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। डिसेंट्रलाइजेशन में पूरा ऑर्गेनाइजेशन आता है। तो डेलीगेशन अभी जो हमने पढ़ा, जिसमें अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी के बारे में देखा, उसका मतलब क्या है कि एक सुपीरियर एक सबऑर्डिनेट को टास्क दे सकता है। एक डिपार्टमेंटल हेड पूरे ऑर्गेनाइजेशन को दे सकता है क्या कि आप ये कर लो, वो एक एचआर हेड बोल सकता है क्या सीईओ को जाके आप ये काम कर दो, आप वो काम कर दो? नहीं, एक एचआर हेड से उसके जो नीचे लोग काम कर रहे हैं उसी को बोल सकता है, उसके अलावा किसी को तो नहीं बोल सकता। तो वो कौन सा प्रैक्टिस कर रहा है? डेलीगेशन। लेकिन ऑफकोर्स टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट तो किसी को कुछ भी बोल सकता है ना, वो डिसेंट्रलाइजेशन कर रहा है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में। सो बेसिकली डेलीगेशन का मतलब क्या है? एक कंपल्सरी एक्ट है, बिकॉज नो इंडिविजुअल कैन हैंडल एवरीथिंग। तो ऑफकोर्स सबको थोड़ा थोड़ा काम बांटना पड़ता ही है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शन है। कई बार कुछ मैनेजमेंट होता है जिसको अपना पूरा डिसीजन मेकिंग पावर अपने पास ही रखना है कि हर चीज़ के लिए आप हमसे पूछो, तो डिसेंट्रलाइजेशन होता है। ये टोटली ऑप्शनल है और टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। यहाँ पे याद रखना है, डेलीगेशन में ज़्यादा कंट्रोल रहता है सुपीरियर के पास, डिसेंट्रलाइजेशन में एग्जीक्यूटिव्स के पास उतना पावर नहीं रहता। ये क्या होता है? हम यहाँ पे टास्क को शेयर कर रहे हैं एंड इट इज द रिजल्ट ऑफ द पॉलिसी ऑफ द कंपनी। क्या कंपनी ने बोला कि भाई सबको थोड़ा एम्पावर करना है तो वो करेगी डिसेंट्रलाइजेशन, वरना नहीं करेगी। ये थोड़ा नैरो स्कोप है, बिकॉज सिर्फ सुपीरियर और उसके इमीडिएट सबऑर्डिनेट तक ही सीमित है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट से लेके लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट तक रहता है। ठीक है? वहीं पर अगर हम बात करें डेलीगेशन क्यों किया जाता है, ताकि सुपीरियर के ऊपर ज़्यादा लोड है तो थोड़ा वो कम हो जाए। एंड यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन क्यों किया जाता है? बिकॉज वी वांट टू एम्पावर द वर्कफोर्स। हम चाहते हैं कि लोगों में रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़े, वो काम करना सीखें, वो रिस्पॉन्सिबल बने। सो टू इंक्रीज द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन और टू गिव मोर ऑटोनॉमी, और एक अच्छे से काम करने की जो क्षमता है उसको बढ़ाने का तरीका। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। So students, this was all about this particular chapter. होपफुली आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ऑर्गेनाइजिंग वाले चैप्टर से आपको कोई भी कंफ्यूजन हो मुझसे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वी टॉक अबाउट CBSE, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th, एंड वी ऑल्सो हैव हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। वहाँ पर जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड को हम फॉलो करते हैं वो है हमारे पास MP बोर्ड, UP बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज बोर्ड क्लासेस वी ऑल्सो प्रोवाइड यू 3 स्पेशल कोर्सेज लाइक Vedic Maths Crash Course and Spoken English course, and apart from that we also provide e-notes and e-books। उसकी जो लिंक है आपको बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमें आपको सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, आप वेरियस सोशल मीडिया साइट्स पे फॉलो करिए ताकि आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन हो वो आपसे बिल्कुल मिस ना हो। तो स्टूडेंट्स, कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस, एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।